हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर के लिए लगभग 2200 पोस्ट है वो उन्होंने उनके लिए विज्ञप्ति जारी की है। उसमें कॉमर्स के लिए 340 पोस्ट है, उन्होंने उसके लिए विज्ञापन निकाला है। और 340 पोस्टों के लिए हम कॉमर्स के जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटिन्यू आपको जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा। उनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये अपना टारगेट बैच होगा, विशेष रूप से कॉमर्स पेपर सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो अपने इस चैनल पर आपको जो जॉब से रिलेटेड या सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी कोई नोटिफिकेशन आते हैं उनसे रिलेटेड अपन चर्चा करते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से अपना टारगेट ये रहेगा कि 2024 और 25 में जो ये स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम हो, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया 24 में और 25 में उसकी एग्ज़ाम होगी, तो उससे पहले आपको हर वो चीज़ है वो उपलब्ध करवाना ताकि आप घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। क्योंकि देखो ये अपने ये मानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें जो सिलेबस होता है उसको पर्याप्त समय देना पड़ता है। जितनी चीज़ आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा है आपका जो सिलेक्शन है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के साथ ही अपन देखो स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे सबसे पहले, है ना, क्योंकि अपने 3 सब्जेक्ट चलते हैं। अकाउंटेंसी, है ना, 2 नंबर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और 3 नंबर आपकी इकोनॉमिक्स, है ना। ये 3 आपके बुक्स चलती हैं। अब देखो इन 3 बुक्स का जो मैटर है वो लगभग इक्वल होके आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पर उसमें सबसे ज़्यादा संभावना पूछे जाने की होती है लेखा शास्त्र की, यानी अकाउंटेंसी की। अब अकाउंटेंसी में अपन सबसे पहले अकाउंटेंसी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन है वो आपको अकाउंटेंसी में से मिल जाएंगे। हो सकता है 50 भी पहुंच जाए, लेकिन 45 से कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अकाउंटेंसी को अपन तैयार करेंगे, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट भी अकाउंटेंसी है। आप जो बिजनेस है और जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो जैसे आप जानते हो कि भाई अर्थशास्त्र है जिसके बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी इससे रिलेटेड, प्लस जो आर्थिक अध्ययन में आपकी जो मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, आपकी नेशनल इनकम है ना, इससे रिलेटेड आपकी जो क्या कहते हैं वो व्यापार नीति वगैरह है उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में तो क्योंकि इसमें तो एग्जिट आंकड़े होते हैं उनको आपको रटना पड़ता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो आपको रटनी होती है, उनको मतलब बार बार आपका अभ्यास होना चाहिए। अब जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका रहता है लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी रहता है। अब देखो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ता है, 11वीं 12वीं बीकॉम और एमकॉम यहाँ तक की जो बुक्स है वो पढ़नी पड़ती है। अब इसमें अपन छोड़ कुछ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई होती है, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई होती है ना। आप ये सोच सकते हो कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ पॉइंटों से उनका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कुछ पॉइंटों से वो बाहर हो जाते हैं, है ना। इस अपन को हो सकता है कि मान लो किसी के 50 नंबर कम रह गए तो उसे नंबरों का महत्व नहीं पता हो, लेकिन जो पॉइंट से रहता है ना उसका दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता, उसका दर्द है वो खुद ही फील कर सकता है कि उसके मन में क्या बीत रही है। क्योंकि जो बंदा फुल तैयारी करके पॉइंटों से रह जाता है उसके मन में एक इस तरह की भावना आ जाती है कि मैं पॉइंट से रह गया, पॉइंट से रह गया, क्या मेरी तैयारियों में कमी रह गई थी। तो इस तरह की जो भावना है उसके मन में आने लगती है। तो ये मौका आपको नहीं मिले, इससे अच्छा है कि आप अभी तैयारियों में लग जाओ। तो लेखा शास्त्र है उसको अपन स्टार्ट करेंगे और लेखा शास्त्र में मुख्य रूप से अपने को देखो स्टार्ट करते हैं तो इसमें कौन कौन सी जो आपकी 11वीं की बुक है
जिसमें आपके लेखांकन के नियम वगैरह है ना, लेखांकन के नियम है, अवधारणा है, परंपरा है, उससे रिलेटेड आता है ना। दूसरा आपकी जो आपकी को क्या कहते हैं, जिसे तलपट है, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, है ना। इसके अलावा आपका फाइनल अकाउंट है, यानी अंतिम खाते हैं। इसके अलावा आपके जो संचय है, मूल्य ह्रास है, मूल्य ह्रास है। इसके अलावा और कौन से रह जाते हैं आपके, जो सहायक भैया है, सब्सिडायरी बुक है, सहायक भैया है ना। इसके अलावा आपका और क्या कौन सा रह जाता है, इसमें आपका कंपनी लेखे है। इसके अलावा इसमें आपका पार्टनरशिप है, यानी साझेदारी है ना। कुल मिला के ये इतने होते हैं, और भी कंप्यूटर वगैरह और भी पेपर हो सकते हैं, लेकिन ये लेखांकन के मुख्य रूप से। अब इनको पॉइंट अगर हम पढ़ते चलते हैं तो 11वीं और 12वीं के लगभग अकाउंटेंसी में से 20 के आसपास क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना होती है, अपना जो वेटेज मान के चलते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, है ना। तो इनको आधार मान के अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अकाउंटेंसी को तैयार करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी आपका तैयार हो जाता है तो एक तरीके से आप अपने आप को श्योर मान सकते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमिक्स के आंकड़े होते हैं, इकोनॉमिक्स के तो आपको आंकड़े मिलेंगे सारे के सारे, लगभग जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो पत्रिका वगैरह आती है वहां से पढ़कर आप इसको कंफर्म कर सकते हो। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसमें थ्योरेटिकल चीज होती है जो सारी की सारी आपको पढ़नी होती है। इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आप अभ्यस्त होते जाओगे। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना भी होता है ना, यानी कहने का मतलब है थ्योरी भी आपको याद करनी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझने हैं। इसलिए अपन सबसे पहले अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी करना चाहता है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो अदर एग्जाम होती हैं फर्स्ट ग्रेड के अलावा कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो सकती है, यूजीसी नेट की एग्जाम हो सकती है ना। इसके अलावा आपकी और भी बहुत जो केवी की एग्जाम होती है, नवोदय विद्यालय की एग्जाम होती है, अदर स्टेट के लिए जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम होती है, उनके लिए भी यह सेशन शानदार रहने वाला है। लेकिन विशेष अपना, क्योंकि अभी स्कूल लेक्चरर राजस्थान की भर्ती आई हुई है, तो उससे रिलेटेड अपन इन पॉइंटों को क्लियर करते हुए चलते हैं। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखो, एक तो सिस्टम होता है अपने को पढ़ने का एमसीक्यू, है ना, और दूसरा होता है आपका विस्तृत, है ना, विस्तृत। अब इनमें से कौन सा बेटर होता है? मेरे को तो ये लगता है कि सबसे पहले आपका विस्तृत होना चाहिए, है ना। जो भी आप पढ़ते हो उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ो आप। जब परीक्षा का समय बहुत ही कम बचता है उस समय आप एमसीक्यू से आप पढ़ सकते हो। देखो, मार्केट में बहुत सारी ऐसे बुक आती हैं जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 5000 मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उन एमसीक्यूज से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़नी पड़ेगी। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद 1 या 2 बार आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हो और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ अब क्लियर कर ली, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू पढ़ो, तब आपको समझ में भी आएगा और कोई त्रुटि है तो उसको आप पहचान भी सकोगे। अगर एमसीक्यू में कोई त्रुटि है तो अगर आपने विस्तृत पढ़ा है तब आप उस त्रुटि को पहचान पाओगे। अगर आपने विस्तृत पढ़ा ही नहीं तो उस त्रुटि को आप नहीं पहचान पाओगे। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि पहले अपन, और बाकी आप अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और ये भी सुझाव दे सकते हो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, बीओ पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट की आप विशेष मांग है तो वो भी आप बता सकते हो, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और साथ में आपको ज़्यादा एमसीक्यू बढ़िया लगता है या विस्तृत विस्तृत है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है? वैसे तो अपना प्रयास ये रहेगा, पहले हम आपको विस्तृत करवाएंगे और साथ साथ में एमसीक्यू, और लास्ट में भी कम से कम 5000 एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएंगे, वो भी आपकी समस्या नहीं रहेगी। पर बशर्ते, क्योंकि अपना जो टाइम भी तो निश्चित होता है ना कि 3 घंटे का पेपर होता है, उस 3 घंटे में अपने को कंप्लीट करना होता है। तो ये
अपने 11वीं और 12वीं के टॉपिक है लगभग इसमें एक कंप्यूटर वाला और है ना, कंप्यूटर वाला है। लेकिन देखो अकाउंटेंसी में जब ये आ जाता है ना, कोई ये कह दे सहायक भैया, एक ही नाम है। अब सहायक भैया आपको पता नहीं कितनी होती है, 9 सहायक भैया होती है आपकी, क्रय भई, विक्रय भई, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, कैश बुक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, प्रॉपर जर्नल, है ना। तो कितनी होगी इस तरीके से, अब उन सब को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको कैश बुक का टॉपिक भी हो जाएगा। इसके अलावा बैंक से संबंधित, है ना, इसके अलावा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो आपके हो सकता है कि आपके सिलेबस में नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना है बाय द वे, क्योंकि अकाउंटेंसी है, उससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस कह देंगे, लेकिन उसको अपन पार्ट मान सकते हैं। क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है ना, कौन तैयार करता है भाई, व्यापारी तो तैयार करता है, और वो बैंक से रिलेटेड होता है, तो इसलिए वहां से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके अलावा एक जो आपका विनिमय बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला है, तो वो भी इसमें आपके शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसको भी किस में मान सकते हैं अपन, सहायक भइयों में मान सकते हैं, क्योंकि बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल है आपके दोनों सहायक भइयों में आते हैं, तो इसलिए उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो कुछ टॉपिक है जो इंटरनल है ना, अंतिम खाते में आपके फाइनल अकाउंट हो जाएंगे, उसके अलावा फाइनल के अलावा आपकी जो समायोजन प्रविष्टियां हैं वो भी इसमें रहेंगी। तो कुल मिला के अपने को हर वो पॉइंट है वो छूना है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद आज अपना जो पहला लेसन है, वैसे तो अपन ने लगातार कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी की क्लास है वो चला रखी है, लेकिन विशेष रूप से आज फर्स्ट ग्रेड का जो पहला जो वीडियो है वो अपलोड किया जाएगा और उसको आप देख सकते हो। और जो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, ऊपरी स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा, और साथ में आपको PDF है वो भी उपलब्ध हो जाएगी कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और साथ में अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी जॉब, कंपटीशन और भी कोई इंफॉर्मेटिव जो सूचना जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। तो देखो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो आपका लेखा शास्त्र है उसके परिचय के साथ। अब देखो सबका विचार अलग अलग होता है, कि कोई कहता है कि लिख के और बता रहा है, तो देखो अलग अलग होता है। ये लिखी हुई चीज़ आपको क्लियर तो समझ में आ जाएगी, है ना, और मैं लिखूंगा तो इतनी बात है, लिखने में टाइम जाहिर होगा। तो जो बात अपने को 10 मिनट में कर सकते हैं उसमें लिखेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, और अपने लिए समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जितने कम समय में जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लेखा शास्त्र के परिचय से अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें जो समझने वाली बात होगी उसको समझेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है अपने दिमाग में रखना, लेकिन समझने वाली है उसको समझना होगा। कि भाई लेखा शास्त्र को समझने के लिए आपको लेखांकन और पुस्त पालन यानी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका बुक कीपिंग, जिसे क्या कहते हैं, पुस्त पालन, और दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग यानी लेखांकन। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि लेखा शास्त्र के भाग है, तो लेखा शास्त्र का लेखांकन भी भाग है और पुस्तपालन भी भाग है, यानी लेखांकन और पुस्तपालन किसका भाग है, लेखा शास्त्र का भाग है। अब अपन ये चीज तो अपने दिमाग में आई नहीं, लेकिन ये चीज अपने को लेनी पड़ेगी दिमाग में। हर पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर अपन ऑल ओवर अकाउंटेंसी को समझते हैं तो उससे पहले अपने को लेखांकन पुस्तपालन को समझना होगा। लेखा शास्त्र ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र क्या है, ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है, जबकि जो लेखांकन प्रणाली है वो लेखा शास्त्र हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया या कार्यविधि है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भाई लेखा शास्त्र की प्रक्रिया है ना, तो कौन है, लेखांकन एक प्रक्रिया, पुस्तपालन एक प्रक्रिया,
है ना। अकाउंटेंसी का जब भी स्टार्ट होता है, अपन खातों को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन जर्नल से स्टार्ट करते हैं, है ना। जर्नल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसकी जो सहायक भैया वो तैयार करते हैं, फिर जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो तैयार करते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं। तो लेखांकन प्रणाली है वो लेखा शास्त्र की एक प्रक्रिया। लेखांकन का आधार पुस्तपालन है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया भी है ना। तो इसमें पूछा लेखांकन का आधार है, लेखांकन का आधार, लेखांकन का आधार है तो पुस्तपालन है वो, यानी बुक कीपिंग है वो लेखांकन का आधार है, बुक कीपिंग है वो लेखांकन का आधार मानी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। इससे और प्रश्न बन गया, देखो ये भी बन गया ना, लेखांकन का आधार कौन है? पुस्तपालन। लेखांकन से पहले कौन सा खाता तैयार किया था? पुस्तपालन। लेखांकन के बाद कौन होता है? लेखांकन के बाद, तो लेखांकन के बाद होते हैं फाइनल अकाउंट, है ना। लेकिन लेखांकन से पहले पुस्तपालन, ये पूछ ले पुस्तपालन के बाद, तो पुस्तपालन के बाद लेखांकन, है ना। अब देखो इसमें आ गया एक क्वेश्चन और बन गया कि लेखा शास्त्र, है ना, लेखा शास्त्र की जो पहली सीडी है, पहली सीडी होगी आपकी पुस्तपालन और दूसरी सीडी होगी आपकी लेखांकन। तो हो गया यहाँ पे क्लियर। एक दो तीन क्वेश्चन, यानी एक छोटे से पैरे में आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे, और ऐसे क्वेश्चन है वो बनते भी हैं। अपन क्या करते हैं, इन चीजों पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं वही आपके एग्जाम के लिए बड़ी बातें बन जाती हैं। तो यहां पर देखो कितना क्वेश्चन बन गए कि लेखा शास्त्र की पहली सीडी कौन होगी? पहली सीडी होगी आपकी पुस्तपालन और दूसरी सीडी कौन सी होगी? लेखांकन होगी। क्लियर है? क्लियर, सारी चीज क्लियर है? बढ़े आगे, ये सारी चीज क्लियर होगी ना। इसको आप वीडियो को बीच में पॉज करके कि आप लिख सकते हो, अपने हैंड्स नोट तैयार कर सकते हो, क्योंकि अपन के पास जो मटेरियल होगा वो समराइज होगा। क्या होगा? समराइज, जो बहुत सारा है ना उसको छांट के आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ना। तो जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है उसको आप अपने हैंड्स नोट के रूप में काम में ले सकते हो, उनको तैयार कर सकते हो। और ये कहा भी जाता है कि कोई बात आप सिर्फ सुनते हो तो वो कम याद होती है, लेकिन सुनने के बाद उनको लिखते हो तो ज़्यादा याद होती है, और लिखी हुई चीज़ को एक बार दो बार रिवीजन कर लेते हो तो वो परफेक्ट हो जाती है। तो ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो लेखा शास्त्र की पहली सीडी हो जाएगी पुस्तपालन और दूसरी सीडी हो जाएगी आपकी लेखांकन। बढ़े आगे, आगे देखो, लेखा शास्त्र है वो स्थापित नियम और सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। ये सब जानते हैं कि भाई निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं जिसमें उसकी जो अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, है ना, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रविष्टि करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन खाते तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये छोटी सी बात हो रहा है कि मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का विकास होता गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता का सूत्रपात हुआ। मानव के याद रखने की जो क्षमता सीमित होती है, जबकि व्यापार और उद्योग लेन देन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुतायत में होते हैं। ये तो आप सब जानते हो कि भाई एक व्यापारी है वो एक दिन में उसके कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, कितनों को याद रखेगा? अगर वो नहीं लिखेगा तो वो भूल जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, उसको याद करने के बजाय उनको लिखता है ना। और इसीलिए तो अपने पास एक बात भी आएगी, और सबको याद रखना संभव नहीं होता है, अतः लेन देनों को लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। ये प्राचीन बात है। तो देखो ये पहले लिख पीछे दे, भूल पड़ी तो कागज से ले, है ना। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, भाई किसके संदर्भ में की कही गई है? तो ये आपकी लेखा शास्त्र के संदर्भ में कही गई है, क्योंकि लिखने की परंपरा है उससे रिलेटेड ये बात कही गई है कि पहले लिख पीछे दे और भूल पड़ी तो कागज से ले। ये लिखने की जो बात है वो बताई गई है। ठीक है, बस इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं पुस्तपालन का अर्थ। जो पहला जो पॉइंट अपन ने तैयार किया था बुक कीपिंग, है ना, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या अर्थ होता है? मुख्य रूप से यह प्रारंभिक पुस्तक होती है जिसमें अपन जो प्रारंभिक सौदे होते हैं उनको लिखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, पुस्तपालन का अर्थ व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है,
व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है ना, में दर्ज यानी रिकॉर्डिंग करने से है। यानी इसमें क्या हो गया, जो व्यापार के वित्तीय व्यवहार, वित्तीय का मतलब कौन सा हो गया, आपके मौद्रिक, मौद्रिक होंगे ना, वो ही इसमें ऐड किए जाएंगे। मौद्रिक नहीं होंगे वो इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। यानी कुल मिला के ये होना चाहिए कि इसमें मौद्रिक ट्रांजैक्शन है वो ऐड होंगे, गैर व्यवसायिक है ना, यानी गैर मौद्रिक होंगे जिससे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है, उनका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हो गई, ये बात हो गई। अब देखो पुस्तपालन लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है, ये हो गया, पहली सीडी है। इसके अंतर्गत उन सभी व्यवहारों जिनका वित्त से संबंधित हो गया, पुनः यही बात आ गई कि भाई क्या होना चाहिए, मौद्रिक होना चाहिए, और जिनका मौद्रिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, जो आपकी बुक कीपिंग है उसमें लिखा जाता है। तो मुख्य रूप से अपने पास पुस्तपालन के अर्थ से रिलेटेड है ना, इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। किस तरीके से आपको इनको तैयार करना है और इनका किस तरीके से आपको अभ्यास करना है, वो देखो पढ़ने की शैली है सबकी अलग अलग होती है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो रटने पे विश्वास करते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रटते भी हैं और समझते भी हैं। तो अपने को प्रयास करना है कि रटना भी है, समझना भी है। जहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको रटना है, और जो चीज़ समझ में क्लियरली आ जाती है उसको अपने को क्या करना है, समझने के बाद उसको हल देना, उसको हल के रूप में तैयार करना, ताकि एग्जाम के समय आप इजीली, अगर, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक सिंपल भाषा में नहीं पूछे जाते, क्योंकि पेपर का जो औसत एवरेज जो स्टैंडर्ड होता है कि जितने क्वेश्चन पूछे जाने उसका 50% तो नॉर्मल मान के चल सकते हैं कि भाई नॉर्मल जिन लोगों ने तैयारी की है वो उनका आंसर दे देंगे। पर उसके बाद 30% के आसपास ऐसे होते हैं जो आपके वही उसका आंसर दे सकते हैं जिन्होंने विशेष स्टडी की है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है, उन्होंने अलग अलग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा, वो उनका जवाब दे सकते हैं। और 20% बच जाते हैं उनका, वही लोग या तो जवाब दे सकते हैं या न के बराबर उनके जवाब होते हैं, क्योंकि उनका जवाब कोई दे नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। पर कई बार क्या पेपर का स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। और इस बार तो देखो एक और क्राइटेरिया आ गया कि भाई आपको 40% तो लेके आने ही पड़ेंगे। कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन है ना, ये आपके सही होने चाहिए। जो पेपर फर्स्ट है उसमें 30 क्वेश्चन होने चाहिए और पेपर सेकंड है उसमें कम से कम 60 क्वेश्चन सही होंगे, तब ही आप उस एग्जाम के लिए मेरिट में क्वालिफाइड हो पाओगे। नहीं तो वो अगर इतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं मिलेंगे तो वो सीट है वो खाली रह जाएंगी। इस बार ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 40% यानी जो जनरल कैटेगरी है वो 40 है, SC ST है 35 से कम किसी के आते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ठीक है साथियों। तो आज के इस सेशन में अपन एक छोटी सी संक्षेप में चर्चा की है। इस संक्षेप की चर्चा को अपन लगातार बढ़ाते हुए चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। और अगर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम लगातार आपको हर विषय की क्लासेज भी उपलब्ध करवा देंगे, और साथ में लंबे अवधि तक, ये नहीं भाई आधा घंटे वाली नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे मैराथन क्लासेस भी आपके लिए चला देंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट इस प्रकार मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से कॉमर्स का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।